जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और जब हम वेदर अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं, हम वेदर को एंजॉय करने की भी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा एक सेक्टर आ जाता है आपकी हेल्थ के हवाले से कि जो इस विंटर के अंदर आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो हमारी नोज़ से रिलेटेड होती हैं, हमारी आँखों से रिलेटेड होती हैं, हमारे कानों से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि इन जगहों को हमारी ठंड बड़ा इफ़ेक्ट करती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरलिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। तो इसको किस तरह से डील करना चाहिए, और सर्दियों में अक्सर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अवेयरनेस हो, और कभी अगर खुदा ना खास्ता हमारी फैमिली में या हमें ख़ुद को ऐसे कुछ मसला आए तो हमें कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किस तरह की एडवाइसेस लेनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। हमेशा उनसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। आज भी कुछ ऐसे सवालात हैं जो मैं चाहूँगी कि हम उनसे पूछें और आप लोगों की मुश्किलों को आसान करें। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर अशर आलमगीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आपका कि आप इतना कीमती वक्त निकाल कर आए। जाहिर है आपकी जो लाइफ है वो हवा के घोड़ों पे सवार होती है। आई नो कि किस तरह से आपकी ड्यूटीज़ एंड एवरीथिंग ऑल, लेकिन आज कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि उनके जवाब हमें मिलें, कुछ क्लैरिफिकेशंस मिलें। इस वक्त जो जैसे सर्दियों में भी अगर देखा जाए और वैसे जनरली भी थायराइड का बड़ा एक इशू अमूमन नज़र आ रहा होता है। वो एज नहीं देखता, किसी भी एज में आ जाता है। तो थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड्स क्या हैं उनके बारे में बताएं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने पहले भी डिस्कस कुछ हमने की थी, एलर्जीज़ वगैरह वो सारी काफ़ी इस दफ़ा हमने चले अच्छा हुआ आपने अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। थायराइड का ये बड़ा कॉमन है और आजकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चों में भी आ रहा है, यंग्स में भी आ रहा है, बूढ़े लोगों में भी आ रहा है। हर एक एज में इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं पैदाइशी तौर पे उनका जो थायराइड ग्लैंड है, बेसिकली एक हदूद होता है ना, यहाँ गले के अंदर स्किन के नीचे होता है मौजूद, जिसका काम होता है कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। उन हार्मोन्स का क्या काम है? हमारे जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस को चलाना, जिसके अंदर सब कुछ आता है तकरीबन। हमारी शुगर को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, हमारे बाकी सेल के फंक्शंस को चलाना, तकरीबन हम बॉडी के तकरीबन सारे फंक्शंस पे इफेक्ट करता है। सही। तो अच्छा, सुनने में ये भी आया कि थायराइड की दो किस्में होती हैं कि एक किस्म होती है जिसमें आपका मोटापा आप पे चढ़ता है और एक किस्म होती है जिसमें आप दुबले होते चले जाते हैं। बिल्कुल, मैं दोनों बताने लगा हूँ कि बेसिकली थायराइड का यही होता है कि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और एक ख़ास क्वांटिटी में डेली प्रोड्यूस करता है। अगर वो क्वांटिटी ये कम प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कह देंगे। कम प्रोड्यूस करेगा तो हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि जिस्म में ये हार्मोन्स कम हो जाएंगे, उसके अंदर मोटापा आएगा, वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाइपो में हर वक्त गनूदगी सी रहेगी, जिस्म ढीला ढीला रहेगा, नींद सी आ रही होगी, मसल्स में पावर नहीं होगी, तो पूरी बॉडी का जिस्म डाउन हो जाएगा, सिस्टम, ठीक है ना, जिस तरह गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है इस तरह का सिस्टम हो जाएगा। सही बात है। तो दूसरी किस्म ये होती है कि ये थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकती है, ऑटो इम्यून हो सकता है, अंदर से एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो ये ज़्यादा जिस्म में जब निकालेगा, उससे क्या होगा, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। यानी हाइपर एक्टिव हो जाएगी बॉडी, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा बॉडी का, वज़न का कम होना शुरू हो जाएगा, पेट ख़राब रहना शुरू हो जाएगा, मसल वेस्टिंग होगी, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, हर वक्त गर्मी लगेगी, हाथ पांव जलते रहेंगे। तो ये शो करेगा कि हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये दोनों बीमारी हैं, दोनों नॉर्मल नहीं है। ओके, मतलब दोनों कंडीशंस में आप जो हैं वो अनस्टेबल उसमें पोजीशन में रहेंगे, बेचैन रहेंगे, कोई ना कोई मसला आपसे ज़रूर जुड़ा रहेगा। जी जी। इसका तो इसमें ख़वातीन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें सबसे बड़ी वजह जो हमारे यहाँ ख़ासतौर पे जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, आयोडीन की कमी, क्योंकि आयोडीन से ये हार्मोन्स बनते हैं। अच्छा। तो जब आयोडीन कम होती है हमारे खाने में, तो फिर ये हार्मोन्स कम बनना शुरू होते हैं। ठीक है। तो आयोडीन की कमी से भी हो जाता है, फिर उसकी वजह से फिर ये हाइपर एक्टिव भी हो जाता है। बाज़ दफ़ा ब्रेन से सिग्नल आता है कि आप क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे, तो ब्रेन एक्टिविटी करता है, जिस चक्कर में फिर इसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। पीछे से स्टिमुलस भी आ रहा है, लेकिन आगे से आयोडीन नहीं है हार्मोन बनाने के लिए, तो डबल इफेक्ट होता है, जिससे ये बड़ा हो जाता है, जिसको गिलड़ कहते हैं। वो फिर इतना आपने देखा कितने बड़े बड़े लोगों ने लेके फिर रहे होते हैं। सही। तो वो बड़ा डेंजरस होता है। नॉर्मल लेवल क्या है कि जब हम कोई प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवाएं, या हमें कैसे पता चलेगा कि चलिए ये तो पता चल गया जो सिम्टम्स आपने बताए, लेवल नॉर्मल होने का क्या? जी, हम पहले जब हमारे पास कोई आता है इस तरह, हमें लगता है कि हाँ इसका थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम फिर ब्लड टेस्ट कराते हैं। अच्छा। जिसको कहते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक T3, T4, TSH। तो मेन जो होता है वो TSH होता है, जिससे हमें पता लगता है कि थायराइड सही काम कर रहा है।
तो ये 3 हार्मोन्स होते हैं, अगर ये नॉर्मल लिमिट में है, इनकी हर एक की अपनी अपनी रेफरेंस रेंज होती है, 0.5 से लेके 3.5 इस तरह से होती है इनकी रेंजेस। अगर ये उनके दरमियान इनके लेवल्स आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, तो फिर हम देखते हैं कोई और वजूहत क्या हैं। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब्ड है फिर हम उसके हिसाब से देखते हैं कौन सी। अगर तो कम है फिर तो उसके लिए एक टैबलेट आती है हार्मोन्स की, वो हम दे देते हैं, वो बंदा खाता है डेली और वो ठीक हो जाता है बिल्कुल। और अगर ज़्यादा हो रहा है प्रोड्यूस तो फिर हमें इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। अच्छा, निकाल भी देते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ना, फायदा नहीं है उसका भी रखने का ना, हम कुछ अर्सा देखते हैं तो उससे आपकी बॉडी फंक्शनिंग में तो नहीं मसले नहीं नहीं, उसके बाद हम वही टैबलेट हम उस पर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, वो शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि ये अब फंक्शन लेस हो गया है, उसका काम नहीं है, तो उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा ही ज़्यादा अरसा पड़ा रहेगा, बड़ा होके उसमें कैंसर का चांस बन जाता है, इसलिए भी निकालना पड़ता है इसको। सही वो तंग करता है। अच्छा, अक्सर एक चीज़ सुनने में आती है, कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर नहीं होते। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो मैदे का कनेक्शन और गला खराब, इसमें क्या रिलेशनशिप है? ये दूसरे से कनेक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि हम जो भी खाते हैं देखें वो पहले गले में जाएगा, वहाँ से खाने की नाली में, फिर मैदे में। बिल्कुल। तो बाज़ दफ़ा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका गला ख़राब होता है, मतलब गले में खारिश है हल्की सी या कोई चुभन सी हो रही है, तो हम अक्सर पूछते हैं, हमें पता लगता है कि उनका मैदे का मसला है। तो हम मैदे की दवाई देते हैं, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब गला मेरा ख़राब है, आप दवाई मैदे की दे रहे हैं। लगता है आपको समझ नहीं आई बीमारी की सही। डॉक्टर को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो हम फिर हमको समझाते हैं कि ये भी होता है, मैदे और इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसको बहुत सारा 50% पेशेंट्स हमारे अक्सर ऐसे होते हैं जिनमें मैदे की वजह से गले में प्रॉब्लम आ रही होती है। फॉर एग्जांपल एसिडिटी है, रात को जब हम लेटते हैं तो मैदे में से सारी तेज़ाबियत वो गले में आ जाती है, सुबह उठते हैं तो हमारा गला सारा पका होता है। तो अक्सर इसमें मैदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है आपस में। मतलब अगर आपका मैदा ठीक है तो आपको ये जो गले का इन्फेक्शन है ये इतना ज़्यादा नहीं हो सकता? जी बिल्कुल। और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि गले की तकलीफ की वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाए? हाँ, उसमें नहीं, वो कम होता है, ज़्यादा कम होता है। ज़्यादा यही होता है कि मैदे की वजह से गले में इन्फेक्शन आ सकती है। तो उसमें यही होता है ट्रैवल कर रहा है। जी, खासतौर पे ओल्ड एज में। फिर जो लोग दर्द की गोलियाँ, पेन किलर्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो भी ज़रा ध्यान से खाने चाहिए, पूछ के डॉक्टर से ना मशवरा करके पेन किलर्स वगैरह लेने चाहिए। फिर ये कि स्पाइसी फूड्स कम खाएं, ऑयली ज़रा कम खाएं तो ठीक रहते हैं। एक और हम बड़ी गलती करते हैं कि हम कोई कढ़ाई वगैरह खाई, कोई सालन खाया, ऊपर से हम ठंडी बोतल पी लेते हैं या ठंडा पानी, वो बड़ा ख़तरनाक है। उससे क्या होता है, वो सारा घी गले में जम जाता है और सांस की खाने की नाली में ना, और वो इरिटेट करता है बेसिकली, और वही मैदे में जाके फिर एसिडिटी करता है। तो ये सबसे कभी भी हमें ना कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। तो हमें अगर खुदा ना खासा देखें, अगर इस तरह का हमने कोई सिलसिला कर लिया, अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? सबसे पहले तो यही है कि इसको आदत को ख़त्म किया जाए। बेस्ट तो यही है। लेकिन अगर हो जाए तो कोशिश यही करें कि आप कोई गर्म कहवा पी लें। अच्छा। हल्का सा लीमू डाल के। स्टीम ले सकते हैं? नहीं, स्टीम का इतना रोल तो नहीं है। स्टीम तो क्योंकि सांस की नाली में ज़्यादा जाती है ना, इसमें बेसिकली जो है रोल है ग्रीन टी का, कहवा का, चाय का, इन चीज़ों का थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा गले को वार्म करेंगी, तो वहाँ से जो घी वगैरह जो गले में चिपक जाएगा वो सेपरेट होगा, वो तो फिर इरिटेशन आपकी गले की ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, नॉर्मली नोज़ के भी बड़े इश्यूज सामने आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ रही होती है। मैंने सुना है कि अब बहुत मुख्तलिफ सर्जरीज़ भी नोज़ से रिलेटेड आ रही हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि कौन कौन सी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यूर अ सर्जन टू। तो आप लोगों ने तो डीपली इन सारी चीज़ों को पढ़ा है। हाँ जी बिल्कुल। पुराने ये होता था कि सर्जरी करने के लिए हमें काटना पड़ता था, बाहर से भी काटते थे, अंदर जाके हड्डियों को खोलते थे, वहाँ से इन्फेक्शंस निकालते थे, वहाँ पे कोई बीमारी है उसको ख़त्म करते थे। लेकिन अब क्योंकि अब बड़ी लेटेस्ट सर्जरी में टेक्निक्स आ गई, तो एंडोस्कोपी ख़ास तौर पे बहुत कॉमन हो गई है पूरी जिस्म में। आपको पता है हर जगह कैमरे का यूज़ हो रहा है, तो अब हमारे नोज़ में भी एंडोस्कोपी बड़ी कॉमन हो गई है ना, बड़ा एडवांस हो गया है। अब हम हर चीज़ में नाक के अंदर कैमरे के ज़रिए चले जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ प्रॉब्लम है, और वहाँ जाके उसको डायरेक्टली ठीक करते हैं। तो बड़ा उससे ये फ़ायदा होता है कि हमें कट नहीं लगाना पड़ता बाहर, पेशेंट को कोई बाहर निशान नहीं पड़ता, कोई टाँके नहीं बाहर लगाने पड़ते, और डायरेक्टली हम उसी जगह पे जाके जहाँ प्रॉब्लम होती है उसको हल करते हैं। इसको कहते हैं एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो ये आजकल बड़ा ज़बरदस्त प्रोसीजर है, तो हम ये करते हैं। लेकिन ये है कि इसमें हमें देखना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि हर पेशेंट मैटर करती है, एज भी करती है, और बहुत सारे मैटर फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। लेकिन ये है कि हम सिलेक्ट करते हैं पेशेंट्स कौन सा फिजिबल है। अगर तो छोटा मोटा को मसला है तो हम नहीं करते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, साइनसिस में डीप जाना है, फिर हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे नाक में जिन लोगों के गदूद बन जाते हैं, पोलिप्स, वो हम निकालते हैं जाके इससे। फिर ये फंगस जो है
वो नाक के अंदर फंगस लग जाता है। क्योंकि अक्सर सर्दियों में ये बड़ा देखा जाता है कि आपकी नोज ब्लॉक हो जाती है, सांस लेने में आपको मुश्किल होना शुरू हो जाती है। उसमें ये होता है कि हम एक्चुअली क्या करते हैं कि हम जब थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम होता है ना तो हम उसको नॉर्मल लेते हैं। अच्छा, ठीक है, वो नॉर्मल है, लेकिन हमें चाहिए कि उसको टाइमली ट्रीट कर लें। जब हम उसको ट्रीट नहीं करते, हम कहते हैं खैर है, नज़ला ज़ुकाम 2-4 दिन में खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो अक्सर वो कुछ लोगों में तो हो जाता है ठीक, लेकिन कुछ लोगों में नहीं होता, वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो जब अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन बनती है, फिर फंगस आ जाता है, फिर वहाँ गदूद बनते हैं, वो तंग करता है। तो बेहतर यही होता है कि अर्ली इसको ट्रीट कर लिया जाए, वेट ना करें। बिल्कुल, और अब तो बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, बिकॉज इस वक्त हम कोरोना के एरा में हैं और डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज़ हो गई हैं। कोई भी डस्ट पार्टिकल हो गया जो आपकी नोज़ के थ्रू चला जाए या खुद ये इन्फेक्शन, ये वायरस चला जाए, तो उसके लिए एक और चीज़ कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। उसको अगर आपने अपना लिया है तो मेरे ख्याल से आप आधी से ज़्यादा इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। जी, इनसे भी बच सकते हैं, बल्कि आप रूटीन में भी, जापान में जिस तरह लोग हैं रूटीन में यूज़ करते हैं मास्क, आपको पता है, बाहर निकलते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, कोई डस्ट पार्टिकल्स हवा में, किसी को वायरल कोई और इन्फेक्शन है, ज़रूरी नहीं कोरोना, और भी बहुत सारी हज़ारों वायरस हैं। ट्यूबरक्लोसिस हमारे मुल्क में, टीबी बहुत कॉमन है, कितने लोग टीबी के हमारे यहाँ फिर रहे होते हैं बाज़ार में इधर उधर, हो सकता है वो खांसी करे, उनके इन्फेक्शन हवा में जाती है, उससे बच सकते हैं। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको ज़रूर आप ख़ास तौर पे रूटीन में भी कभी कभी पहन लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जहाँ रश वाली जगह हो ना, कोई हर्ज नहीं है इसको पहनने, बड़ा बेनिफिशियल है ये। अच्छा, अक्सर एक और चीज़ भी मैंने लोगों को सुनी है कहते हुए कि कुछ ऐसी चीज़ खाने पीने से, किसी चीज़ से आपके थ्रोट में ना छाले या दाने टाइप के आपको फील आना शुरू हो जाती है, उसकी क्या रीज़न है? उसकी मोस्टली एलर्जी होती है, एलर्जीज होती हैं जो हम डस्ट जाती है गले में, नाक से, और ख़ास तौर पे साइनोसाइटिस एक चीज़ होती है। साइनोसाइटिस क्या होता है, नाक ब्लॉक रहती है या नाक में जब कोई डस्ट गई, खुशबू से एलर्जी हुई, छींकें आई, वहाँ से रेशा बना नाक के अंदर, वो गले में गिरता रहता है अंदर ही अंदर। अच्छा। वो फिर दाना बना देता है गले के अंदर पीछे जाके ना, तो ये साइनोसाइटिस की निशानी होती है। तो फिर हम उसकी नोज़ में जाके देखते हैं कि नोज़ में क्या प्रॉब्लम है, आया वहाँ ना कोई उसको एलर्जी का प्रॉब्लम चल रहा है, या नाक की हड्डी के टेढ़ापन है, या कोई उसके अंदर गदूद बन गए हैं, उसकी कॉज को हम ख़त्म करते हैं, फिर हम ढूंढते हैं उसकी किस वजह से उसको एलर्जी है, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ओके, अच्छा, जो भी आप रेशे की बात कर रहे हैं, इसमें एक और टर्म भी यूज़ होती है बलगम टाइप की, वो भी अक्सर लोगों को होती है जो हर वक्त उनको वो स्लाइवा के साथ जो है वो बनता रहता है, वो बड़ा एक इरिटेट करने वाली कंडीशन आ जाती है, वो क्यों होता है? वो भी बेसिकली एलर्जी और साइनोसाइटिस ही की निशानी होती है। हाँ जी, अगर आपको सिंपल, आपको पता है जो हमारा स्लाइवा होता है वो तो बिल्कुल पानी की तरह होता है, पानी की तरह, लेकिन अगर वो बहुत थिक है या वाइटिश है तो इसका मतलब है वो एलर्जी को शो करता है। और अगर उसके अंदर येलोइश आना शुरू हो गया, पीले रंग का, सब्ज रंग का, इसका मतलब उसमें मजीद इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरिया की, फंगस की, और वो सारी चीज़ें, तो उसके कलर से हमें बड़ी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो क्लियर होना चाहिए वो हमेशा स्लाइवा आपका ना। अगर उसमें कोई वाइटिश आ रहा है, कोई येलोइश आ रहा है, कलर आ रहा है, इसका मतलब आप फ़ौरन चेकअप कराएं, इसकी कॉज है, कोई ना कोई अंदर इन प्रोसेस चल रहा है, एलर्जी चल रही है, इन्फेक्शन चल रही है। और एक चीज़ में एंडोस्कोपी में बताना रह गया था कि आजकल जो कैंसर्स हैं नाक और गले के, उनको भी हम एंडोस्कोप के जरिए जाके उनको भी हम ट्रीट कर रहे हैं। हाँ जी, वक्त से पहले आपको पता चल जाएगा। जी, हम उनको जाके देखते हैं, उनका लेके सैंपल, उनका टेस्ट कराते हैं किस किस्म का कैंसर है, फिर हम उसको वहाँ से क्लियर, एंडोस्कोपिकली भी क्लियर कर सकते हैं हम। आजकल इस पे भी काम कर रहे हैं। मतलब अब कितनी टेक्नोलॉजीज बढ़ती चली गई है ना, जी। कि आसानियों पे आसानियाँ आपके लिए आ रही हैं। पहले हमें जो चीज़ें मुश्किल लगती थी, जिसके चीज़ों का हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता था, अब वो सारे सोल्यूशंस आप लोगों के पास मौजूद हैं थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, और डिजिटलाइज हो चुके हैं हम। डिजिटलाइज काफ़ी कुछ हो गया अब तो। आपको पता है सर्जन कहीं बैठा हुआ है, कैमरे पे बैठ के वो बता रहा है कि यहाँ करो, इस तरह से भी ऑपरेशंस हो रहे हैं आजकल। अच्छा, एडवांस। हाँ, कोई ऐसे दूर एरिया जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच सकता तो वो आपको वीडियो लिंक पे आपके साथ कनेक्ट होकर आपको गाइड कर सकता है। एग्जैक्टली, ओके। तो उसमें पेशेंट्स को बड़ा बेनिफिट हो गया अब ना, बहुत सारी लेकिन वही वाली बात है कि फिर डॉक्टर का उतना एक्सपीरियंस होना भी बड़ा जरूरी है। जाहिर है वो एक्सपीरियंस ही होगा ना, लेकिन ये है कि कम से कम वो एक्सपर्टीज आपस में शेयर कर सकते हैं ना। पहले तो ये प्रॉब्लम था, हम शेयर करना मुश्किल होता था, वीडियो पे हम बहुत कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि ये पहले हम फोन पे तो नहीं बता सकते थे ये क्या नजर आ रहा है, जब तक वो अपनी आंख से नहीं देखेगा सर्जन। हाँ। लेकिन अगर आप दो बंदे एक्सपर्ट हैं आपस में बैठ के, तो वो आपस में एक दूसरे को बड़ा हेल्प कर सकते हैं, पेशेंट को फायदा हो सकता है। बिल्कुल बड़ा फायदा हो रहा है, टेक्नोलॉजी का फायदा तो हुआ है। हमें एज अ पेशेंट भी किसी को हो सकता है, डॉक्टर्स को तो वाकई। बस इसमें थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी मरीजों से कि थोड़ा सा ये है कि बहुत ज्यादा गूगल पे जाके सर्च ना किया करें बीमारियां ना और दवाइयां, उससे बड़ा नुकसान होता है। उसका क्या होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप आम बंदे की
समझ से बाहर होती हैं। Okay. फॉर एग्जांपल एक दवाई है, उसका साइड इफेक्ट्स 100 लिखे हुए हैं, लेकिन वो 100 के 100 नहीं होते हर किसी को। हाँ। किसी को कोई एक आध हो गया, सब में नहीं होता, बहुत ज़्यादा डोज लें तब जाके होता है। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, तो दुनिया की आप कोई दवाई नहीं खा सकेंगे। ये बात वैसे आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि एक दफ़ा मेरे जानने वालों में ऐसा हो चुका है, किसी को कैंसर था, तो वो जब वो कीमोथेरेपी से गुजर रहे थे तो डॉक्टर ने उनको ये बता दिया कि जी उसमें कुछ इस तरह के वेनम्स और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के यूज़ हुए हुए होते हैं जो इन सेल्स को काटते हैं। अब आप यकीन करें वो इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने कीमो लेने से मना कर दिया कि नहीं जी मैं तो जहर अपने अंदर नहीं डालूंगा और ये करूँगा। हालांकि उस तरह से जहर नहीं होता। हाँ, वो तो पूरा रिफाइन होके एंड देन ऑब्वियसली मेडिकेशन के जरिए जब आपको दिया जा रहा है तो पूरा प्रोसेस्ड हुआ हुआ है वो। तो इसलिए जो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कोशिश किया करें ज़्यादा गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च ना करें, उससे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो उल्टा आपकी बीमारी जो है ना ख़राब हो सकती है। और अगर ज़्यादा ही आपको जानना है किसी चीज़ को तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। बेहतर यही होता है, डॉक्टर से पूछ लें, किसी से पूछ लें तो ज़्यादा, किसी एक्सपर्ट से जो इनका फील्ड है तो उनसे मशवरा कर लें, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच डॉक्टर अशर। वंस अगेन आपसे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो इस वक्त टाइम चल रहा है, विंटर्स भी हैं, फ्लू, एलर्जीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की वो सामने आती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे थायराइड का जो हमने डिस्कस किया, मैदे की और गला ख़राब के रिलेशनशिप को डिस्कस किया। ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि लोग अक्सर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान होते हैं कि अब इस पे हमने क्या अमल करना है। तो आई होप कि आज आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज जो हैं वो आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। टीवी वालों का भी थैंक यू, आप ये बड़ा अच्छा सेगमेंट करते हैं, इसमें बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाता है, जनरल पब्लिक का ना। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।